हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन इन इंडिया, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सेमेस्टर 4 के लिए है। इसके मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। वन शॉट वीडियो है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है और इन क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले याद करके जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भारत में फर्जी विश्वविद्यालय यानी हमारे देश में जो फेक यूनिवर्सिटीज होती है, ठीक है, इसके मुद्दे और उनसे उत्पन्न चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो फेक यूनिवर्सिटी है भारत में, उनके बारे में आपको बताना है, उससे रिलेटेड मुद्दे और क्या चुनौतियां आती हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज के कारण, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की कि फर्जी विश्वविद्यालय का अर्थ बताइए, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी को हम फेक यूनिवर्सिटी बोलेंगे। तो ऐसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, या ऐसे संस्थान जिन्हें यूजीसी से या फिर अन्य संबंधित जो वैधानिक संस्था होती है, ठीक है, उनसे उसको विश्वविद्यालय का दर्जा यानी कि विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त नहीं होता, फिर भी वो स्वयं को विश्वविद्यालय बताते हैं, यूनिवर्सिटी बताते हैं और अपने यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको एडमिशन देते हैं, उनका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, उनको डिग्री भी देते हैं। तो ऐसे जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मान्यता नहीं मिली होती है लेकिन फिर भी वो दावा करते हैं कि वो विश्वविद्यालय है, तो ये जो मतलब यूनिवर्सिटीज होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनको फेक यूनिवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, इनके द्वारा जो मिली हुई डिग्री होती है वो कानूनी रूप से मान्य भी नहीं होती है। अगर उसको किसी सरकारी नौकरी के लिए आप जाते हो, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन कहीं हो जाता है, आपने एग्जाम पास कर लिया, जब आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जब वो यूनिवर्सिटी सामने आएगी तो उसको क्या करा जाएगा, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यानी अगर किसी ने फर्जी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर लिया है तो उसकी डिग्री एक तरीके से क्या हो गई, बिल्कुल रद्दी हो गई, वो किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि उसे नौकरी वगैरह तो मिलेगी नहीं। फिर छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव, तो ये जो संस्थान है इनसे प्राप्त जो डिग्री होती है ये सरकारी या निजी नौकरियों तथा उच्च शिक्षा में मान्य नहीं होती है। ठीक है, चाहे सरकारी नौकरी में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, वहां पे ये मान्य नहीं होती है। इससे विद्यार्थियों का समय, धन और करियर तीनों प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है इससे, बच्चों का समय खराब होता है, पैसा उनका बर्बाद हो जाता है और करियर तो उनका बनेगा ही नहीं, यानी कि इनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा स्टूडेंट्स का। फिर थर्ड पॉइंट है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव, यानी ये जो फेक यूनिवर्सिटी है इसमें उचित पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षक, शोध सुविधाएं तथा शैक्षणिक जो मानक होते हैं वो नहीं होते। यानी कि ना तो यहाँ पे कोई अच्छा पाठ्यक्रम होता है, ना ही योग्य टीचर होते हैं यहाँ पे, ना ही कोई रिसर्च या फिर कोई सुविधा यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, और इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी कमजोर होती है, यानी कि जो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए शिक्षा की, वो भी नहीं हो पाती। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है छात्रों का आर्थिक शोषण। ये संस्थान जो है ये फीस तो भाई लेते हैं भारी, यानी भारी फीस लेकर स्टूडेंट को आकर्षित करते हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध वहां पे नहीं कराते हैं और इससे विद्यार्थी और उनके परिवार दोनों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, प्लस में स्टूडेंट का टाइम भी बर्बाद होता है। मान लो किसी ने 3 साल का कोई कोर्स कर लिया तो उसने अपने पैसे तो बर्बाद करे, अपने 3 साल का समय भी तो बर्बाद कर दिया, तो ये भी एक तरीके से स्टूडेंट के लिए नुकसानदायक होता है। फिर समाज में विश्वास की कमी, जब फर्जी विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ती है तो लोगों का उच्च शिक्षा प्रणाली से विश्वास ही कम होने लग जाता है। इससे वास्तविक और मान्यता प्राप्त संस्थानों की छवि भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। देखिए, क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि समय समय पे जो यूजीसी है वो फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालता है। अगर आप आज भी जाओ यूजीसी की वेबसाइट पे और जाके सर्च करो कि फेक यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, तो उसमें पूरा आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम होंगे, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर आखिर ये यूनिवर्सिटी देश में बनी कैसे, काम कैसे कर रही है, स्टूडेंट को एडमिशन कैसे दे रही है, ठीक है, तो ये भी एक कमी होनी चाहिए, जो कि एक तरीके से सरकार की कमी है। अगर मान लो वो फर्जी यूनिवर्सिटीज है तो सरकार को वहां पे मतलब कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट वहां पे एडमिशन ना ले, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे को पता ही नहीं होता है कि जय जी मतलब मैं इस यूनिवर्सिटी में अगर जा रहा हूँ एडमिशन करने के लिए, ठीक है, एडमिशन कराने के लिए, तो क्या ये मान्यता प्राप्त है भी या नहीं है। वो तो ये सोच के करा लेता है कि भाई सब कुछ सही होगा, बाद में जाके पता लगता है। ठीक है, फिर यूजीसी की भूमिका, यानी यूजीसी का कार्य जो होता है विश्वविद्यालय को मान्यता देना होता है, उनके कार्यों की निगरानी करना तथा समय समय पर फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी करना होता है। इसके माध्यम से छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। फिर NAAC, ठीक है,
इसके द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यानी NAAC जो है ये उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता है, ठीक है, और उनकी रिपोर्ट बनाता है। तो इससे संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन होता है कि कौन से संस्थान में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है या नहीं, और विद्यार्थियों को अच्छे संस्थान चुनने में सहायता मिलती है। तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि कोई भी अगर मतलब स्टूडेंट कोई किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है कोई कोर्स करने के लिए, तो उसको ये देखना है कि यूजीसी अप्रूव है या नहीं है, ठीक है। फिर ये NAAC जो होता है इसके द्वारा उसको मान्यता मिली है या नहीं मिली, या फिर अन्य कोई सरकारी संस्थान है, वैधानिक संस्थान है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है तो सब कुछ सही है, फिर एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं है तो उसमें एडमिशन लेना नुकसानदायक साबित होगा। अगला पॉइंट है प्रमुख चुनौतियां। फर्जी संस्थानों की पहचान करना कठिन होता है। छात्रों में मान्यता संबंधी जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में। नियमों का प्रभावी पालन ना होना, और ऑनलाइन और निजी संस्थानों की बढ़ती संख्या के कारण निगरानी में कठिनाई, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन और निजी संस्थान यानी प्राइवेट जो संस्थान है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या होता है थोड़ा मतलब इसको जानकारी निकाल पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर शिक्षा का बढ़ता व्यवसायीकरण, क्योंकि शिक्षा जो है इसका बिजनेस बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं ये चुनौतियों के रूप में आप लिख सकते हो इसे, ठीक है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। फिर समाधान क्या हो सकता है, यूजीसी के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ठीक है, यानी यूजीसी जो है उसके जो नियम हैं इसको बहुत सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। फर्जी जो संस्थान है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। स्टूडेंट और जो अभिभावक हैं इनको मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी दी जानी चाहिए। NAAC मान्यता एवं गुणवत्ता मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एडमिशन लेने से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता अवश्य जांची जाए, ठीक है, कोई भी अगर एडमिशन ले रहा है किसी विश्वविद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो पहले उसकी जांच कर ले। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने की आवश्यकता, क्योंकि जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए भी सरकार को यूजीसी, NAAC तथा विश्वविद्यालय को मिलकर कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, फर्जी जो यूनिवर्सिटी है इस पर रोक लगेगी और विद्यार्थियों का विश्वास भी मजबूत होगा। तो एंड में आपको निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि जो फेक यूनिवर्सिटी है तो ये क्या करती हैं, शिक्षा प्रणाली के सामने आज के समय में देखा जाए तो एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो अच्छा पाठ्यक्रम होता है, ना अच्छी एजुकेशन मिलती है, ना यहाँ पे अच्छे टीचर होते हैं, ठीक है, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे मोटा पैसा ऐंठ लिया जाता है। प्लस में क्या होता है, उनकी जो डिग्री मिलती है वो तो बेकार ही हो जाती है, क्योंकि उससे ना तो उनको जॉब मिल पाती है और आगे जाके बहुत समय भी बर्बाद होता है और बहुत तरह की दिक्कतें भी उनको उठानी पड़ती है। तो ये बातें आप यहाँ पे बता सकते हो। अगला प्रश्न है कि महिला शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये जो NP 1986 है इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो ये आपको किस संदर्भ में बताना है, महिला शिक्षा के संबंध में बताना है, ठीक है। वैसे तो पॉइंट बहुत सारे हैं पर आपको कोशिश करना है कि पेपर में क्वेश्चन आता है तो जैसा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं सेम ऐसा ही लिख के आना है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक नीति मानी जाती थी, और इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि सभी नागरिकों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, ठीक है, सभी नागरिकों को। विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा पर इस नीति में विशेष बल दिया गया था, क्योंकि जो महिलाओं की शिक्षा का स्तर था या फिर उनका जो रेशियो था पुरुषों के मुकाबले में अनुपात वो बहुत कम था, महिलाओं को उतनी ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए इसका फोकस ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा जो बालिका है उनको एडमिशन मिल सके और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास की कुंजी माना गया है। तो इस नीति का मानना था कि यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो परिवार, समाज और राष्ट्र इसका समग्र विकास हो सकेगा, ठीक है। अब एक एक करके पॉइंट पे समझते हैं। तो देखिए महिला शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, यानी ये जो हमारी पॉलिसी है 1986 वाली, इसमें महिलाओं की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य था कि प्रत्येक लड़की को शिक्षा का समान अवसर मिले, यानी हर बालिका को शिक्षा के समान अवसर मिल सके। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, क्योंकि महिला जब शिक्षित होगी तो कल को वो अपने घर परिवार को भी अच्छे से चलाएगी। अगर वो जॉब में जाना चाहे तो अच्छे से जॉब भी कर सकती है, ठीक है, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती है। तो महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। तो इस नीति ने स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
रूप से सशक्त बनाने का माध्यम है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शिक्षा है उससे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, ठीक है, बल्कि ये केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि इसके अलावा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनाने का काम करेगी। शिक्षित महिला जो होगी वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी और समाज में समान भागीदारी भी निभा सकेगी, ठीक है, वो किसी भी सेक्टर में जाके जॉब भी कर सकती है, ठीक है, अगर वो पढ़ी लिखी महिला है तो। नेक्स्ट है बालिकाओं के नामांकन और निरंतर शिक्षा पे बल। तो नीति यानी ये जो 1986 वाली पॉलिसी है, इस नीति का लक्ष्य जो था अधिक से अधिक बालिकाओं को विद्यालय में क्या मिल सके, एडमिशन मिल सके, ठीक है, तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने यानी जो ड्रॉप आउट हो जाता है उसकी समस्या को भी कम किया जा सके। इसके लिए विशेष योजनाएं बनाई गई और सुविधाएं उपलब्ध कराने पे जोर भी दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समान शैक्षिक अवसर। तो ये जो हमारी 1986 वाली पॉलिसी है, इसमें लड़कों और लड़कियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव जो नहीं होगा, उसको भेदभाव अगर होता है तो उसको समाप्त करने पे बल दिया गया। सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल सके, ठीक है, और उनको समान अधिकार दिया जा सके, तो इसके लिए इसमें विशेष प्रावधान थे। इसके अलावा सामाजिक जो बाधा है इसको दूर करना। तो नीति ने यह माना कि गरीबी, रूढ़िवादिता, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव तथा सामाजिक जो कुरीतियां हैं, यानी जो गरीबी है, गरीबी के कारण लोग अपनी लड़की को नहीं पढ़ा पाते हैं। रूढ़िवादिता है, मतलब लोग पुराने कुछ ख्यालात रखते हैं, वो कहते हैं कि लड़की को ज्यादा पढ़ लिख के क्या करना होगा, ठीक है, कल को ये शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी, घर पालेगी, परिवार चलाएगी, लोग मतलब ऐसा सोचते हैं। तो इस कारण भी क्या करते हैं, वो रूढ़िवादिता के कारण लड़की को पढ़ाते नहीं है। बाल विवाह, कम उम्र में मतलब शादी कर दी जाती है, तो ये भी समस्या है। लैंगिक भेदभाव यानी लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, लड़के को विशेष सुविधा देने से पहले पेरेंट्स नहीं सोचते हैं, लेकिन लड़की को कोई भी सुविधा देने से पहले वो सोचते हैं, अच्छी एजुकेशन भी नहीं दिलाना चाहते हैं, ठीक है। समाज में जो बुराइयां हैं, इनके कारण महिलाओं की शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं यानी समस्याएं आई हैं। इसलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों की संयुक्त भूमिका पे बल दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो बाधा है, ये जो समस्या है, इनको दूर करने के लिए और सरकार समाज में, ठीक है, सरकार जो है और समाज, ये दोनों की संयुक्त भूमिका पे बल दिया गया है। यानी सरकार तो अपनी तरफ से जो करना है करेगी, समाज को भी जागरूक किया जाए, समाज भी अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क एवं निरक्षर महिलाओं की शिक्षा। तो 1986 की जो पॉलिसी थी, इसने केवल स्कूल जाने वाली बालिकाओं पर ही नहीं, बल्कि जो निरक्षर वयस्क यानी जो अडल्ट महिला है, ठीक है, और इनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को साक्षर बनाने और उन्हें जीवन उपयोगी ज्ञान देने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। यानी जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, इसके माध्यम से भी महिलाओं को साक्षर बनाने और उन्हें जीवन उपयोगी ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। यानी जो महिलाएं, जैसे मान लो कोई शादीशुदा महिला है, उसके पास भी टाइम है तो वो भी एजुकेशन ले सकती है, प्रौढ़ शिक्षा के तहत वो भी पढ़ाई कर सकती है, ठीक है, तो इस चीज पे भी ध्यान दिया गया। अगला पॉइंट है व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा। तो इस नीति में यानी 1986 की जो नीति थी, इसमें महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है, ऐसी शिक्षा जिससे कोई व्यवसाय कर सके, कोई काम कर सके, कौशल विकास, ठीक है, यानी ऐसी शिक्षा जिससे कोई कौशल, कोई स्किल सीख जाए महिला, जिससे वो कुछ काम कर सके और पैसे कमा सके, ठीक है, कौशल विकास तथा तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें क्या होता है, इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। फिर महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पे बल। ग्रामीण और पिछड़े जो क्षेत्र है, यहाँ पे अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पे जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो फीमेल टीचर है उनको भर्ती किया जाए। इससे क्या होगा, बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश और नियमित उपस्थिति बढ़ाने में भी सहायता मिलती है, तथा अभिभावकों का भी विश्वास बढ़ता है कि भाई हाँ फीमेल टीचर है तो वो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता। यानी ये जो नीति थी, इसने पाठ्यक्रम और पुस्तकों के विकास पर बल दिया, जिनमें महिलाओं की सकारात्मक भूमिका दिखाई जाए, ठीक है, किताबों में महिलाओं को पॉजिटिव रूप से दिखाया जाए और लैंगिक भेदभाव और रूढ़िवादी सोच को समाप्त किया जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि मान लो किसी महिला ने किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको किताबों में रखा जाए, ताकि जो बालिका है वो उसको पढ़ेगी, जब उसको पता लगेगा कि उस महिला ने कितना संघर्ष किया और जाके किस ऊंचे मुकाम पे पहुंच पाई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल उसमें दिए जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और लैंगिक समानता के लिए तो ये जरूरी है। इसके बाद निष्कर्ष बताना है, यानी ये जो पॉलिसी है 1986 वाली, इसमें महिला शिक्षा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है, ठीक है। और इस नीति का उद्देश्य जो है केवल लड़कियों को
केवल लड़कियों को विद्यालय तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन्हें समान अवसर भी देना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सम्मान भी देना है, उनको मजबूत बनाना है। और जो लड़कियां अपनी स्कूल वाली एज को पार कर चुके हैं, यानी उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, ठीक है, अगर वो भी नहीं पढ़ी हुई है तो उनको प्रौढ़ शिक्षा जो है कार्यक्रम, इसके माध्यम से उनको भी एजुकेट किया जा सकता है, कोई स्किल सिखाई जा सकती है, ठीक है। तो इस पे फोकस किया गया। अगला क्वेश्चन आपका कि स्कूल छोड़ने की दर, यानी जो बच्चे पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, मान लो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में, फिर आगे जाते हैं, कोई 8वीं में स्कूल छोड़ देता है, कोई 9th क्लास में छोड़ देता है, कोई 10वीं में, कोई 11वीं में, ठीक है, यानी स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, पूरी अपनी 12वीं तक की पढ़ाई नहीं करते हैं। तो स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित करने में जो मिड डे मील है, यानी ये जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो 8वीं या 10वीं तक की एजुकेशन को मतलब ले पाते हैं और वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो देखिए, ये जो मिड डे मील कार्यक्रम है, ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके उद्देश्य जो था वो विद्यालय में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था, यानी जो बच्चे हैं स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, उनको पौष्टिक भोजन मिल सके स्कूल में, ठीक है। इस योजना की शुरुआत जो है बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने, उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की समस्या को कम करने के पर्पज से ये नीति लाई गई थी कि बच्चों को अगर स्कूल में मिड डे मील मिल जाएगा तो बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है, ड्रॉप आउट भी कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा हाल है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, घर पे अपने बच्चों को उतना अच्छा नहीं खिला पाते हैं, तो अगर स्कूल से एक टाइम का भी अगर मिड डे मील मिल जाता है तो बच्चे को उससे काफी राहत होती है। तो ये योजना जो है विशेष रूप से गरीब और जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुई है। अब इसको समझेंगे पॉइंट के माध्यम से। तो पहला पॉइंट है विद्यालय में एनरोलमेंट बढ़ाना, यानी ये जो मिड डे मील योजना है, इसके कारण गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो स्कूल में आएंगे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन जो है फ्री में है, सरकारी स्कूल में जाएंगे तो फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो एडमिशन फ्री में हो जाएगा और वहां पे फिर उनको मुफ्त पौष्टिक भोजन मिलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कूल में मतलब बच्चे ज्यादा आएंगे और इसका फल हुआ भी, मतलब इसका सही फल मिला, ठीक है। ये जो योजना लाई गई थी, इसका परिणाम ये हुआ कि स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ गया और ये सच्चाई है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, स्कूल छोड़ने की दर, इसमें कमी लाना, यानी जो ड्रॉप आउट कर दिया जाता है बच्चों के द्वारा, स्कूल छोड़ देते हैं, इसको कम करना है, ठीक है। तो कई बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई जो है बीच में छोड़ देते हैं। विद्यालय में प्रतिदिन भोजन मिलने से बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ी, ड्रॉप आउट दर में उल्लेखनीय कमी भी आई, यानी जब नियमित उनको मिड डे मील स्कूल में मिलने लगा तो उससे क्या फायदा हुआ, एक तो एनरोलमेंट बढ़ा, दूसरा फायदा ये हुआ कि जो ड्रॉप आउट की जो दर थी पहले ज्यादा थी, फिर इस योजना के आने के बाद वो ड्रॉप आउट की दर जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है नियमित उपस्थिति को बढ़ावा, यानी भोजन मिलने के कारण बच्चे जो है वो रोजाना विद्यालय आने लगे, इससे उनकी जो अटेंडेंस है उसमें भी सुधार आया और पढ़ाई में भी निरंतरता बनी, ठीक है, क्योंकि स्कूल में आया है बच्चा, अगर रोज आ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ सीख कर ही जाएगा। फिर पोषण स्तर में सुधार, यानी गरीब परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, और मिड डे मील योजना के कार्यक्रम के तहत उनको संतुलित भोजन उपलब्ध कराया, जिससे कि क्या हुआ, कुपोषण की मात्रा जो थी, जो कुपोषण मतलब ज्यादातर बच्चे कुपोषित हो जाते थे, इस ये भी कम हुआ और उनकी शारीरिक तथा मानसिक विकास भी बेहतर हुआ। सीखने की क्षमता में वृद्धि, भूखे पेट पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है, ठीक है, पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों की एकाग्रता, यानी उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ी, स्मरण शक्ति यानी उनकी जो मेमोरी है वो बढ़ गई, ठीक है, सीखने की क्षमता में सुधार हुआ, जिससे उनका शैक्षिक प्रदर्शन यानी एजुकेशन के क्षेत्र में जो उनका प्रदर्शन है वो परफॉर्मेंस भी पहले के मुकाबले क्या हुआ, अच्छा हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है सामाजिक समानता को बढ़ावा। तो ये जो योजना है इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी सामाजिक वर्ग के बच्चे जो है एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो इससे सामाजिक भेदभाव भी कम होता है और समानता, भाईचारे और सहयोग की भावना का भी विकास होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन, यानी गरीब परिवार में अक्सर लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है, उनको ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता। तो मिड डे मील योजना जो है इसकी वजह से जो पेरेंट्स है उन्होंने भी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के लिए उनको प्रेरित किया गया, जिससे बालिका जो है शिक्षा, ठीक है, उसको भी बढ़ावा मिला, उनकी जो स्कूल में अटेंडेंस है वो भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ी। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता। ये योजना जो है गरीब परिवारों के भोजन संबंधी खर्च को कुछ हद तक कम करती है, क्योंकि एक टाइम का खाना तो बच्चे को वहां से मिल जाता है स्कूल से। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम होता है और वो बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए अधिक उत्साहित होते हैं।
अगला पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा को सहयोग। यानी ये जो मिड डे मील योजना है, इसने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लक्ष्य क्या रखा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन तो हर बच्चे को मिलनी ही चाहिए। और ये योजना जो है सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के उद्देश्य को भी पूरा करने में सहायक रही है। योजना की कुछ चुनौतियां भी है। यद्यपि ये योजना काफी सफल रही है, फिर भी कुछ स्थानों पर भोजन की जो गुणवत्ता है, स्वच्छता और अनियमित आपूर्ति, पर्याप्त संसाधनों की कमी और निगरानी की समस्या देखने को मिलती है। इन कमियों को दूर करके योजना को और प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये योजना वैसे सफल भी रही है, कामयाब भी है और अच्छी योजना भी है, लेकिन एक कमी क्या है कि स्कूलों में जो कई जगह पे आप देखते हो न्यूज वगैरह में, कभी खाने में छिपकली निकल रही है, कभी उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत मतलब साफ सफाई की कमी है, या जैसे दूध मैंने देखा था कहीं दूध दे रहे थे शायद उसमें पानी मिला रखा था। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें थी, तो ये मतलब बहुत ज्यादा मतलब कमियां हैं इसमें। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि मिड डे मील जो कार्यक्रम है, इसके आने के बाद कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट जो है स्कूल में जाने लगे, उनके एडमिशन बढ़े हैं, एनरोलमेंट बढ़े हैं। ठीक है, उनकी अटेंडेंस भी बढ़ी है, पेरेंट्स भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं बच्चों को स्कूल में भेजने में, बालिका शिक्षा में भी इसका फायदा हुआ है। तो यही बातें आपको 2-3 लाइन में यहाँ पे बता देना था। ठीक है, निष्कर्ष 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्वीकरण ने भारत की शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया है। आपको ये बताना है कि वैश्वीकरण के कारण हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है वो कैसे प्रभावित हुआ है। तो देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व के देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर पे आपसी सहयोग हो, संपर्क बढ़े। ठीक है, यही वैश्वीकरण है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी कहा जाता है, इसके कारण, इंटरनेट के कारण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के कारण शिक्षा की प्रकृति में काफी परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, आज से 50 साल पीछे चले जाओ, आपको एजुकेशन और उसका पूरा सिस्टम बिल्कुल अलग मिलेगा। और वैश्वीकरण आने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको एजुकेशन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो भारत की शिक्षा प्रणाली पर भी वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़े हैं। पुस्तक के अनुसार वैश्वीकरण ने, ठीक है, आपकी जो मतलब ये जो आपकी सोल की बुक है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वैश्वीकरण ने उच्च शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, तकनीकी विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। वहीं शिक्षा के व्यवसायीकरण और असमानता जैसी जो चुनौती हैं ये भी उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। अगला पॉइंट है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। वैश्वीकरण के कारण भारतीय शिक्षा का संबंध विश्व के अनेक देशों में मजबूत हुआ है। ठीक है, यानी वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, हमारा जो शिक्षा, भारतीय शिक्षा का संबंध जो है दुनिया के दूसरे देशों से भी अच्छा हुआ है। और विदेशी विश्वविद्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, शैक्षिक सहयोग के अवसर भी बढ़े हैं। इससे क्या हुआ है, स्टूडेंट और टीचर को वैश्विक स्तर पर सीखने और शोध करने यानी रिसर्च करने के अवसर मिले हैं। तो वैश्वीकरण का एक फायदा ये हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि आज के समय में क्या है, प्रतिस्पर्धा का माहौल है, कंपटीशन वाला माहौल है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों ने भी अपनी गुणवत्ता सुधारने पे ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हमारा एजुकेशन का लेवल अगर हम यूरोपियन कंट्री से देखें तो काफी आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, तो अब कंपटीशन चल रहा है पूरी दुनिया में, तो ऐसे में अपना जो करिकुलम हो गया, सिलेबस हो गया, टीचिंग मेथड हो गए, इनको सुधारने में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। फिर आधुनिक पाठ्यक्रम, आज के समय में जो पाठ्यक्रम है और जो नई शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, नई नई जो टीचिंग मेथड है, शोध यानी रिसर्च है, और जो नई नई नवाचार जो हुए हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिला है। और टीचिंग टीचिंग ले लो या फिर मतलब लर्निंग ले लो, दोनों में ही आपको कुछ बड़े लेवल पे बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। तो वैश्वीकरण के साथ डिजिटल तकनीक भी बहुत तेजी से विकसित हुई है और इसका विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो ऑनलाइन शिक्षा आज के समय में ई लर्निंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल कक्षाओं का उपयोग बढ़ा है, जिससे शिक्षा जो है पहले के मुकाबले में ज्यादा सुलभ हो गई है और आधुनिक बनी है। ठीक है, अगर आप अभी मुझे देख पा रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये भी क्या है, एक तरीके से ऑनलाइन शिक्षा ही है कि मैं अपने यहाँ पे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप कहीं पे भी बैठकर इस वीडियो को देख पा रहे हो। ठीक है, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, वैश्वीकरण के कारण। फिर रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा, वैश्विक बाजार की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट को स्किल
बना दिया जाए, स्किल्ड हो जाए, ठीक है, या वो कुछ स्किल को सीख सके। और व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और अधिक, इन सब चीजों पे क्या है पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। यानी कि बच्चों को केवल ऐसी एजुकेशन नहीं दी जा रही कि वो कुछ किताबी कीड़े बन जाए, पढ़ के बस पास हो जाए, ठीक है, बल्कि ऐसे भी एजुकेशन, ऐसे भी कोर्स कराए जा रहे हैं जिससे कि उनको कोई स्किल सीख पाए। स्किल सीखेंगे तो वो किसी कंपनी में काम कर पाएंगे, ठीक है, या फिर कोई व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है जिससे कि वो कोई व्यवसाय कर सके, ठीक है, आगे मतलब पैसा कमा सके, तो ऐसी शिक्षा दी जा रही है। फिर अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन, तो वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं, वैज्ञानिक सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान का अवसर मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि शोध कार्य और नवाचार को नई दिशा मिली है। अब हमारे जो संस्थान हैं, ठीक है, हमारे जो संस्थान है उसको अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं में वैज्ञानिक सहयोग भी मिल रहा है, ज्ञान के आदान प्रदान के अवसर भी मिल रहे हैं। तो इससे भी क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है कि नई चीजों को एजुकेशन में लाया जा सकता है, ठीक है। फिर उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी, यानी वैश्वीकरण के बाद देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है हायर एजुकेशन में इन्होंने भी एंट्री ले ली है, और निजी शैक्षणिक संस्थान जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं इनकी संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। इससे क्या हुआ है कि शिक्षा के नए अवसर भी मिले हैं, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हो गया है, ठीक है। आप देखते हो ना, आज के समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत ज्यादा हो गया है। इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से जानते हो। बहुत महंगे महंगे कोर्स कराए जाते हैं और ना जाने कितने तरीके के मतलब तरीके हथकंडे अपनाए जाते हैं, आप अच्छे से इन सब चीजों को जानते हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 7वां पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए नए अवसर, यानी जो स्टूडेंट हैं उनको विदेशों में स्टडी करने का, ठीक है, स्कॉलरशिप प्राप्त करने का और छात्र विनिमय यानी स्टूडेंट एक्सचेंज तथा अंतरराष्ट्रीय करियर के अवसर प्राप्त हुए हैं, सॉरी। तो क्या है, आज के समय में जो स्टूडेंट है उनको बाहर जाकर पढ़ाई करने का, यानी विदेश में जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो अपना अंतरराष्ट्रीय करियर बना सकते हैं, दूसरे देशों में भी जाके जॉब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे उनका ज्ञान और उनका अनुभव दोनों ही बढ़ेगा। अगला पॉइंट है शिक्षा में प्रतिस्पर्धा का बढ़ना, यानी वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्थानों के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा भी आई है। इससे गुणवत्ता सुधारने की प्रेरणा मिली है, ताकि अगर हमारा लेवल उनके बराबर तक हो सके तो कहीं ना कहीं हमें अपनी शिक्षा की क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। लेकिन कमजोर संस्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना काफी कठिन भी होगा। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण की चुनौतियां। तो वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक यानी कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण, ठीक है, शिक्षा को एक धंधे की तरह बना दिया गया है। महंगी शिक्षा के कारण आर्थिक असमानता, महंगी शिक्षा है जिस कारण मतलब हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जो फिर इसके बाद क्या है कि निजी संस्थानों का बढ़ता प्रभाव, यानी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है ये तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रभावी नियमन की आवश्यकता है, ठीक है, यानी शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए कठोर नियम की भी आवश्यकता है। और GATS के कारण शिक्षा को सेवा के रूप में देखना, ठीक है, पहले शिक्षा को एक तरीके से जन कल्याण या के रूप में देखा जाता था, इसको ज्ञान के रूप में देखा जाता था, लेकिन जो WTO के नियम हैं, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है उसके तहत इसको एक सर्विस के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। शिक्षा जो है जन कल्याण का माध्यम नहीं बल्कि ये एक सर्विस की तरह है, तो इसको मतलब ट्रेड के नजरिए से भी देखा जाता है। अगला पॉइंट है संतुलित शिक्षा नीति की आवश्यकता। तो ये स्पष्ट किया गया है आपकी बुक में कि वैश्वीकरण के लाभ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब सरकार गुणवत्ता, समान अवसर और प्रभावी नियमन तथा सभी वर्गों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करे। यानी सरकार को क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रोवाइड कराना है, सबको समान अवसर प्रोवाइड कराना है, प्रभावी नियम यानी सरकार के रूल भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और सभी वर्गों को शिक्षा तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित सरकार को करना है। वैश्विक अवसर के साथ राष्ट्रीय आवश्यकताओं का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि वैश्वीकरण ने भारत की शिक्षा प्रणाली में काफी परिवर्तन किए हैं। इससे शिक्षा जो है ज्यादा आधुनिक हो गई है, तकनीकी और यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है इसमें, इसकी गुणवत्ता भी ठीक हुई है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी शिक्षा बन पाई है, साथ ही रोजगार, शोध और वैश्विक सहयोग के नए अवसर भी मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ कमियां भी आपको बतानी है, यानी शिक्षा को एक बिजनेस के रूप में दिखाया जाने लगा है और असमानता बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसकी गुणवत्ता को कंट्रोल करने की चुनौती आ रही है। फिर
जो शिक्षा है उसको एक तरीके से मतलब ये देखा जाए तो इसको ऐसा धंधा बना दिया गया है कि जो गरीब व्यक्ति है उस तक अच्छी एजुकेशन जो है वो पहुंचना बहुत मुश्किल है। हर कोई मतलब उस महंगी एजुकेशन को अपनी पहुंच में शामिल नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई एजुकेशन जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है काफी ज्यादा महंगी है। तो एक तरीके से जो हमारे समाज में गरीब या जो दबा कुचला तबका है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, वो उस एजुकेशन को नहीं ले पा रहे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, एनसीईआरटी, स्कूल स्तर पर शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग जो है इसकी प्रक्रिया को बढ़ाने में कैसे योगदान देती है। यानी जो एनसीईआरटी है वो स्कूल के लेवल पे जो टीचिंग एंड लर्निंग है इसको बढ़ाने में कैसे योगदान दे रही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी जो है ये भारत सरकार के द्वारा 1961 में स्थापित एक शैक्षिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देश में जो विद्यालय शिक्षा है यानी स्कूल की जो एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है, और पाठ्यक्रम का विकास करना, पाठ्यक्रम सिलेबस बनाना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना यानी टीचर को ट्रेनिंग देना, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है यानी जो टीचिंग लर्निंग मेथड होते हैं, ठीक है, इसको प्रभावी बनाना यानी ये अच्छे से हो पाए। और एनसीईआरटी पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक भी बनाती है आपकी, उस बुक के हिसाब से हम स्कूल के लेवल पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। यानी मैं स्कूल के लेवल के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के लेवल पे एनसीईआरटी किताबें नहीं बनाती है। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, यानी ये क्या करता है, एक करिकुलम का विकास करता है। एनसीईआरटी जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, ठीक है, उसको तैयार करता है। इसके आधार पर विद्यालय के लिए आधुनिक, संतुलित और विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है। यानी इसके आधार पर क्या किया जाता है कि विद्यालयों के लिए, स्कूल के लिए आधुनिक, संतुलित और विद्यार्थी केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंट्रिक जो करिकुलम होता है उसको ये तैयार करते हैं। इससे फिर पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है। और अब तो ये किया जा रहा है कि पूरे देश में एनसीईआरटी किताबें चलाई जाती है, ठीक है, ज्यादातर सभी बोर्ड में। पहले क्या होता था, अपने बोर्ड की अलग अलग किताबें होती थी तो सिलेबस अलग हो जाता था, लेकिन अब एनसीईआरटी एक ऐसा सिलेबस मतलब लेकर आती है जो पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। यानी अब पूरे देश में ही लगभग लगभग एनसीईआरटी स्कूलों में चलती है। फिर अगला पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रमों का निर्माण। एनसीईआरटी विभिन्न विषयों की सरल, वैज्ञानिक और प्रमाणिक पाठ्यपुस्तक का निर्माण करती है, ठीक है। यानी एनसीईआरटी क्या करती है, अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसकी सिंपल बुक बनाती है, वैज्ञानिक मतलब उसको गलत नहीं साबित किया जा सकता है, पूरे मतलब प्रमाणों के साथ उसमें फैक्ट होते हैं, ठीक है, प्रमाणिक पाठ्यपुस्तक का निर्माण करती है। ये पुस्तकें विद्यार्थियों की समझ, रचनात्मकता और तार्किक सोच को विकसित करने में भी मदद करती है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, एनसीईआरटी क्या करती है, समय समय पर जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आयोजित करती है, वर्कशॉप आयोजित करती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो टीचर होते हैं वो भी नई शिक्षण विधियों को जानते हैं, नई तकनीकों को समझते हैं और मूल्यांकन प्रणाली तथा आधुनिक जो शैक्षिक दृष्टिकोण है इससे परिचित उनको कराया जाता है, ठीक है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास। एनसीईआरटी केवल पाठ्यपुस्तक ही नहीं बनाती बल्कि जो शिक्षक पुस्तिकाएं हैं, कार्य पुस्तिकाएं हैं, डिजिटल सामग्री है, ऑडियो वीडियो संसाधन है, ठीक है, ये भी विकसित करती है। इससे क्या होता है कि कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावी हो जाता है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, जिससे क्लास में पढ़ाना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर शैक्षिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च, ठीक है, तो एजुकेशनल रिसर्च करती है। तो एनसीईआरटी जो है विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पे रिसर्च भी करती है। इन शोधों के आधार पर शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं कि रिसर्च के हिसाब से अगर मान लो लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ बदलाव करना है, तो उसको भी ये सुझाने का काम करते हैं, ठीक है, जिससे नीति निर्माण में भी सहायता मिलती है। अगला है नवाचार और नई शिक्षण विधियों का बढ़ाना। एनसीईआरटी क्या करती है, स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है, यानी लर्नर सेंट्रिक जो लर्निंग है इसको बढ़ावा देती है। गतिविधि आधारित शिक्षा यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, ताकि बच्चा करके सीखे। और परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क जो होता है। इसके अलावा अनुभवनात्मक अधिगम यानी एक्सपीरियंस से सीखे बच्चा, स्टूडेंट, जैसे ही आधुनिक शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करती है। यानी इस तरीके की जो आधुनिक शिक्षण विधि है इन सबको क्या करती है एनसीईआरटी जो होती है इसको आगे प्रमोट करती है। इसके बाद अगला पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली में सुधार। एनसीईआरटी ऐसी मूल्यांकन प्रणाली पर बल देती है जो केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है,
बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास, ठीक है, यानी उनके पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इसका आकलन ये किया जाता है। और इसके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये अवधारणा को भी बढ़ावा दिया गया है। समावेश शिक्षा को बढ़ावा, एनसीईआरटी जो होती है सभी वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो बालिका हो, बालक हो, दिव्यांग हो, ठीक है, किसी भी सामाजिक वर्ग से हो, वंचित समूह का हो, सबको, सबके लिए एक समान शिक्षा मिले, अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, इसको उपलब्ध कराने पे ज्यादा बल देती है। फिर एससीईआरटी और डाइट तथा राज्यों का सहयोग। एनसीईआरटी जो होती है वो राज्य स्तर की जो संस्था होती है, जैसे एससीईआरटी और डाइट होती है, इनको शैक्षणिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा शोध कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, एचसीईआरटी जो होती है ये राज्य स्तर की संस्था होती है। डाइट आप जानते हो, जहाँ पे टीचिंग कोर्स कराया जाता है, जैसे आपने सुना होगा डाइट, डीएलएड वगैरह कराया जाता है यहाँ से। ठीक है, ईटी कोर्स होता है, जेबीटी वगैरह बोला जाता है, तो ये कोर्स हमें यहाँ से डाइट से ही कराया जाता है। तो इनको शैक्षणिक मार्गदर्शन, इनको ट्रेनिंग, ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण तथा शोध कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। इससे पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था ज्यादा प्रभावी बनती है। अगला है पॉइंट, लास्ट पॉइंट है डिजिटल सेवा और नवाचार, यानी नई शिक्षा नीति तथा आधुनिक आवश्यकता के अनुसार, यानी आज की आवश्यकता के अनुसार एनसीईआरटी जो है ई लर्निंग, डिजिटल पाठ्य सामग्री, ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा आईसीटी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक आधुनिक और सुलभ भी बनती है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी कि एनसीईआरटी जो है भारत की विद्यालयी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान मानी जाती है। ये किताबें बनाती है, इसके साथ साथ पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, गुणवत्ता पूर्ण पाठ्यक्रम के विकास के लिए, शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए, और शैक्षिक अनुसंधान यानी एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च और आधुनिक शिक्षण विधि, यानी आज के समय में जो बेहतरीन शिक्षण विधि है उसको लागू करने के लिए बात करती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से हर वर्ग के स्टूडेंट को शिक्षा प्रोवाइड कराने का काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई किसी दो शैक्षिक योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी सरकार के द्वारा शुरू की गई कोई दो शैक्षिक योजना, ठीक है, यानी एजुकेशन की जो योजना है, इसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार ने शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू करी है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन में दो पूछी हुई है तो हम दो बताएंगे। इसमें सबसे बेहतर क्या है कि आप पहले नंबर पे एसएसए बता दो, यानी सर्व शिक्षा अभियान, फिर दूसरा जो है ये समग्र शिक्षा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये दो योजनाएं हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जो था सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, समान और समावेशी शिक्षा मिल सके, इसका ये उद्देश्य था। इन योजनाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, लेकिन इनके सामने कुछ चुनौतियां भी रही है, तो इन सब चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान। तो ये 2001 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि ये जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य एजुकेशन मिल सके, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया था। इसका उद्देश्य क्या था, सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन, यानी सभी बच्चों का एनरोलमेंट हो सके विद्यालय के अंदर, उनका एडमिशन हो सके, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी प्राथमिक शिक्षा सब जगह मिल सके। ठीक है, ड्रॉप आउट दर को कम करना, यानी बच्चे जो स्कूल को छोड़ देते हैं उसको कम करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, बालिका शिक्षा एवं वंचित वर्गों को बढ़ावा देना। उपलब्धियां क्या है कि विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होना, कि इसकी उपलब्धि ये हुई है कि इसके द्वारा इसके बाद मतलब काफी ज्यादा जो विद्यालय है उसकी संख्या बढ़ाई गई है, लाखों बच्चों का एडमिशन हुआ है, बालिकाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है, दिव्यांग और जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं इनको शिक्षा के साथ जोड़ा गया है, शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी इसकी कुछ कमियां भी देखते हैं। तो कई क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता यानी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था। फिर ट्रेन टीचर की कमी, यानी जो ट्रेनिंग लिए हुए टीचर है इनकी भी कमी है। कुछ राज्यों में ड्रॉप आउट की समस्या अभी भी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन की कमी देखी गई है। ठीक है, और सीखने के परिणाम सभी विद्यालय में समान नहीं रहे हैं। कुछ जगह पे बच्चे अच्छा सीख रहे हैं तो कुछ जगह पे बच्चे ज्यादा अच्छा नहीं सीख पा रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा जो योजना थी वो थी समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा योजना जो है 2018 में शुरू हुई। इसमें एसएसए, आरएमएसए तथा टीचर एजुकेशन, ये जो योजना थी इन सबको एकीकृत कर दिया गया, यानी इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था पूर्व प्राथमिक से लेकर
कक्षा 12वीं तक का गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा उपलब्ध हो सके। यानी कि अब प्राथमिक प्राइमरी वाले बच्चों से लेकर 12वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाए और समावेशी शिक्षा मिल पाए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, यानी स्कूल में जो एजुकेशन मिल रही है वो अच्छी क्वालिटी की मिल पाए, सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर मिल पाए, डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट कक्षाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, यानी कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो मजबूती से मिल सके। ठीक है, ये करना। समावेशी और बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी समावेशी मतलब सभी वर्गों को शिक्षा मिल सके, अमीर गरीब वंचित कोई भी हो सबको शिक्षा मिल पाए। बाल केंद्रित यानी लर्नर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, उपलब्धियां, तो विद्यालयी शिक्षा को एकीकृत स्वरूप मिला इससे। फिर डिजिटल शिक्षा एवं आईसीटी यानी जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज किया जाता है पढ़ाने में उसका विस्तार हुआ। विद्यालय में आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो मिल पाई। फिर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी इसने मजबूत किया है और सीखने के जो परिणाम है इस पर भी इसने विशेष ध्यान दिया है। अब इसकी भी कुछ कमियां हैं, कमियां समझते हैं। तो कई राज्यों में योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया और वित्तीय संसाधनों की कमी भी कई जगह पे रही है। ग्रामीण और जो दूर के क्षेत्र है वहां पे डिजिटल सुविधा का अभाव रहा है। कुछ विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी हुई है, टीचर भी उतने नहीं मिल पाए हैं। राज्यों के बीच में शिक्षा और गुणवत्ता में अभी भी असमानता देखने को मिलती है, किसी राज्य में ठीक है तो किसी राज्य में बहुत बुरे हाल है। अब दोनों योजनाओं को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए एसएसए जो था ये केवल प्राइमरी शिक्षा पे फोकस करता था, लेकिन ये पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं क्लास तक का आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर ये नामांकन बढ़ाने पे इसका ज्यादा जोर था, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आए। इसका जोर इस चीज पे है कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाए और सबका समग्र विकास हो पाए। ठीक है, 2001 में शुरू हुई थी, ये 2018 में शुरू हुई थी। और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी सब जगह प्राथमिक शिक्षा सबको मिल पाए। और ये एकीकृत विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें प्राइमरी तो आ ही जाता है, इसके साथ साथ 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट सभी को कवर कर लिया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष में आपको बता देना है कि सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा दोनों ही भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार की पहल है। ठीक है, सरकारी पहल है। सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाया, नामांकन में उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त हुई। तो दूसरी तरफ समग्र शिक्षा जो था इसने विद्यालयी शिक्षा को अधिक समावेशी बना दिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाई और आधुनिक बनाने का प्रयास किया। यद्यपि इन योजनाओं के सामने वित्त, गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण तथा टीचर की कमी की समस्या रही है, संसाधनों की कमी की भी समस्या रही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इन्होंने काफी फायदा पहुंचाया है एजुकेशन के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसके महत्व पे आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। तो देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य देश के राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो है इनमें अच्छी एजुकेशन देना, सबको समानता प्राप्त प्रदान करना, सबकी वहां पे पहुंच हो पाए और जिम्मेदारी को बढ़ाना। ठीक है, ये योजना जो है उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाकर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण, अनुसंधान और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। अब एक एक करके इनको पॉइंट से समझते हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार, यानी ये जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय हैं यहाँ पे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके अंतर्गत शिक्षण यानी टीचिंग पाठ्यक्रम, ठीक है, और शोध यानी रिसर्च और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने पे विशेष फोकस किया गया है। सभी के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच, यानी सभी की पहुंच उच्च शिक्षा तक हो पाए। तो ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जो वंचित समुदाय हैं, ठीक है, इन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने का प्रयास करती है ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है समानता। तो इसका उद्देश्य क्या था, ये सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को जाति, लिंग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो तथा सभी को समान अवसर प्राप्त हो। फिर आधारभूत संरचना का विकास। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने नई बिल्डिंग्स, आधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब वगैरह, ठीक है, और अन्य जो सुविधाएं हैं इसके विकास के लिए आर्थिक सहायता दी। टीचर्स की गुणवत्ता में सुधार, यानी इसके माध्यम से जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग, उनकी क्षमता में विकास हो सके, ठीक है, और आधुनिक शिक्षण तकनीकों के बारे में उनको बताया जा सके। तो ये काम भी इसने किया है जिससे कि टीचिंग और ज्यादा अच्छी हो पाई है। अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन, यानी इस योजना ने उच्च शिक्षण संस्थान जो है
वहां पे शोध यानी रिसर्च, नवाचार यानी जिसको इनोवेशन कहा जाता है, ठीक है, तथा जो नई तकनीक है इसके विकास को बढ़ावा देती है ये। इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की वैज्ञानिक सोच और शोध संस्कृति विकसित हुई है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इस योजना से क्या फायदा हुआ है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, ठीक है, जो बड़े बड़े जो शिक्षा संस्थान है वहां पे रिसर्च में फायदा मिला है, नवाचार यानी नए नए इनोवेशन हो पाए हैं, नई चीजों को खोजा जा सका है, और नई तकनीक के विकास को भी ये बढ़ावा देती है, जिससे कि टीचर्स को भी फायदा होगा और स्टूडेंट को भी फायदा होगा। नेक्स्ट है सुशासन और उत्तरदायित्व, यानी इससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पारदर्शी प्रशासन यानी अच्छा शासन बन पाया है, बेहतर प्रबंधन, अच्छा मैनेजमेंट हो पाया है, उत्तरदायी कार्य प्रणाली को बढ़ावा देती है ये, जिससे कि संस्थानों की कार्य क्षमता यानी जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी अच्छे से काम कर पाते हैं। कौशल विकास और रोजगार, तो योजना का उद्देश्य क्या है, केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है बल्कि विद्यार्थी जो हैं उनको स्किल सिखाना है, ठीक है, उन स्टूडेंट के अंदर कोई स्किल विकसित हो सके जिससे वो कल को जॉब ले पाए, ठीक है, यानी कि उन्हें आगे रोजगार मिल पाए, वो आत्मनिर्भर बन पाए। फिर राज्य विश्वविद्यालय को विशेष सहायता, यानी इसमें विशेष रूप से जो राज्य सरकार है इनके जो विश्वविद्यालय हैं और जो महाविद्यालय हैं उनको वित्तीय सहायता ये प्रदान करती है, क्योंकि उच्च शिक्षा का बड़ा जो भाग है वो इन्हीं संस्थानों के द्वारा संचालित किया जाता है। चुनौती क्या है, अब चुनौती ये है कि सभी राज्यों में समान रूप से प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया, यानी सभी स्टेट में एक समान इसको प्रभावित रूप से लागू नहीं किया गया है। कई संस्थानों में धन और समय इसका उपयोग नहीं हो सका है। प्रशिक्षित जो ट्रेन टीचर हैं और जो आधुनिक जो संसाधन की है उनकी काफी कमी है, ठीक है, यानी अच्छे टीचर भी नहीं है और संसाधन की कमी तो है ही। कुछ राज्यों में प्रशासनिक बाधाएं भी होती है, निगरानी की समस्या है कि भाई जो फंड जा रहा है उसका सही में यूज हो पा रहा है या उसको वो बेनिफिट मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे, तो ये भी समस्या आ जाती है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी ये जो RUSA है ये भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुंच, उत्तरदायित्व इसको मजबूत बनाने के लिए ये योजना लाई गई थी, जो खासकर किस पे काम करती है, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के लिए, यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई जो पहल है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इसमें सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल पाए, ठीक है, और अच्छी शिक्षा मिल पाए, सरकार इसके लिए योजना लेके आई थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, समय समय पर बहुत सारी योजनाएं शुरू करी है, और इन पहलों का उद्देश्य जो था वो विद्यालय में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना था, ड्रॉप आउट की संख्या को कम करना था, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना था, ठीक है। तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान आ जाता है 2001, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक बच्चे को क्या मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, ठीक है, विद्यालय में उनका एनरोलमेंट बढ़े, ड्रॉप आउट अगर हो रहा है तो वो कम हो पाए और बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल पाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो ये जो RTE एक्ट है 2009, इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल तक के बच्चे को, यानी हर बच्चे को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, मिलेगी, और ये उनके लिए एक तरीके से इसको कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। इस अधिनियम ने सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है, और यहाँ पे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी आती है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये एजुकेशन जरूर दिलवाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना जो है ये भी स्कूल में इसीलिए लाई गई थी ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके, जिसके द्वारा स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े, बच्चों की अटेंडेंस ठीक हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन ले और ड्रॉप आउट कम कर दिया जाए, और इसके साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में भी सुधार आए। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा, जो कि 2018 में प्रारंभ की गई थी। तो इस योजना ने पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट है इनकी शिक्षा को एकीकृत किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाए, समावेशी यानी सभी तरह के स्टूडेंट को यहाँ पे एजुकेशन मिल पाए, समान शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, ठीक है, और उनको अच्छी सुविधा मिल पाए। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा को बढ़ावा, यानी सरकार ने बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन और उनके निरंतर शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, अलग से टॉयलेट यानी शौचालय की सुविधा, सुरक्षित विद्यालय वातावरण बनाने की कोशिश की है सरकार ने, अन्य सुविधाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। समावेशी शिक्षा, यानी सरकार ने दिव्यांग बच्चे, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, सभी को शिक्षा से जोड़कर सबको एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है।
फिर शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार, यानी टाइम टाइम पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होती है जिसके द्वारा उनको नई टीचिंग मेथड वगैरह बताए जाते हैं, ठीक है। फिर एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट जैसे जो संस्थान है ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है विद्यालय आधारभूत संरचना का विकास, यानी सरकार ने नए विद्यालय बनाए हैं, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया गया है, स्वच्छ पेयजल यानी बच्चों को पीने का पानी मिल पाए, स्कूल में टॉयलेट हो, लाइब्रेरी हो, प्रयोगशालाएं हो, ठीक है। ये सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा सरकार ने बढ़ाने पे ध्यान दिया है। फिर डिजिटल शिक्षा और नई तकनीक, यानी हाल के वर्षों में डिजिटल शिक्षा बढ़ रही है क्योंकि आज के समय में इंटरनेट है, ठीक है, स्मार्ट क्लासेज, ई लर्निंग, ये सब चीजें आ रही हैं। तो इसमें भी सरकार ने काम किया है ज्यादा से ज्यादा कि ताकि उनको ऑनलाइन माध्यम से भी एजुकेशन मिल सके और बेहतरीन शिक्षा मिल सके। उपलब्धियां और चुनौतियां, इन योजनाओं के कारण नामांकन, साक्षरता और विद्यालय की संख्या ये तो बड़ी है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जैसे कि ड्रॉप आउट हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशिक्षित शिक्षण शिक्षक यानी ट्रेन टीचर, इनकी कमी जो है आज भी देखी जाती है, ठीक है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहां पे संसाधन की कमी है, इसलिए इन योजनाओं को प्रभावी और क्रियान्वयन आवश्यकता है, यानी सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता आज भी है, ठीक है। तो लास्ट में आपको 2 लाइन में निष्कर्ष बता देना और यहाँ पे अपना ये जो लेक्चर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एकलव्य स्टडी पॉइंट, आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कॉमेंट कर दें।